हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 भूगोल और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। पूरी किताब के 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर और 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, आपको जो है क्लास 10 के अगर बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे आप बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस आप देख सकते हो। और अगर आपको ये क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना cclchapter.com। CCL चैप्टर लिखोगे ना गूगल पे, आपको मिल जाएगी वेबसाइट और वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाके आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, और जिन क्वेश्चंस के आंसर मेरे को आएंगे थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कैसे आंसर, क्या आंसर रहेगा उसका। ठीक है, कुछ कुछ के आते हैं मेरे को, कुछ कुछ के नहीं आते, तो क्योंकि यार पढ़े हुए काफी अरसा बीत चुका है ना। लेकिन आसान आने वाला है, ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई पेपर करड़ा आएगा। पेपर बहुत आसान आने वाला है। और ये जो है मैंने प्रीवियस ईयर कई सारे जितने क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही लिए गए हैं। और इतने सारे पेपर्स देखने के बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई पेपर डिफिकल्ट नहीं आता। अगर पढ़ाई नहीं है तो डिफिकल्ट आएगा, लगेगा आपको, लेकिन पढ़ रखा है तो बहुत आसान आने वाला है। खास ध्यान आपको रखना है खेती वाले, कृषि वाला जो चैप्टर है ना आपका, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, वो उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और MCQs की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देख लेना। उसमें अब की बार देखो, एक मस्त सी चीज़ बताता हूँ तुमको। पहले जो है क्या होता था, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, 1 मार्क्स वाले फिल इन द ब्लैंक करके भी आ जाते थे बहुत बार, तो ऐसा चलता था। अब की बार इस पैटर्न को बोले अरे ये क्या बकवास चल रही है, काटो इसको, हम अब की बार देंगे तुमको MCQ। अब की बार ही करा, ये पहले नहीं करते थे ये लोग, अब की बार करा। इन्होंने बोले कि भाई जितने ये तुम्हारे पर्सन आ रहे हैं ना एक एक नंबर के, इनको हटाओ, हम MCQ देंगे तुमको इसकी जगह पे। अब इसका फायदा होगा कि घाटा होगा वो तुम भी सोच रहे होगे। भाई फायदा होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए मैंने MCQs की वीडियो अलग से बनाई है आपके लिए। अब ये मत सोचना कि भाई फिर आप बोल रहे हो कि 1 नंबर के आ नहीं रहे और 1 नंबर के तुम क्वेश्चंस दे रहे हो हमको, फायदा क्या हुआ इन क्वेश्चंस को याद करने का। तो इनका फायदा ये रहेगा, मैं बताता हूँ। ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन बना के एग्जाम्स में हमको चिपका दिए जाते हैं। अब हम अटक जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। दूसरी बात, जो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ये 1 वर्ड वाले जो के आंसर रहेंगे ना, वो MCQ बना के हमको चिपका दिए जाएंगे। तो ये चलता है, ये कॉमन सी बात है जो एग्जाम्स में होती रही है काफी लंबे अरसे से। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और इसीलिए आपको ये 1 मार्क्स के जितने जितने क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं, ये सारे आपको करने हैं। ठीक है, और साथ में मैप वाले क्वेश्चंस की अगर वीडियो देखनी है, वो वीडियो मैंने अलग से बना रखी है ऑलरेडी, तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। चलो अब शुरू करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? कितना प्रतिशत है ना, ये बताना हमको। मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ये एक ही टॉपिक से सारे मैंने टॉपिक वाइज अरेंज कर रखे हैं इनको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जल किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। संसाधन क्या है? कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल सबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? यानी कि एक लंबे चौड़े इलाके में कहने की कोशिश है इनकी। ये देखो, अब एग्जाम में जैसे लिखा भाई मैंने वैसे ही चिपका दिया, क्या ही करूं मैं भी, है ना। तो देखो, एक लंबे चौड़े एरिया में जब एक ही फसल उगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस फसल का जो पद्धति है, प्रणाली है, उसको क्या कहते हैं वो बताना है। रबी की 2 फसलें बतानी है और खरीफ की 2 फसलों के नाम बताने हैं। जायद की भी 2 फसलों के नाम बताने हैं हमको। मतलब अलग अलग एग्जाम में अलग अलग चीजें हमसे पूछी गई हैं। ये चीज ध्यान रखना, रबी और खरीफ की फसलों का आपको पता होना चाहिए। रबी की फसलें कैसी होती है, क्या होती है, खरीफ की कौन सी होती है, क्या होती है। अब जिसको याद नहीं होता तो ये एक सिंपल और प्यारा सा तरीका मैं तुमको बताता हूँ, जिससे मैंने अपने बचपन में, मतलब तुम्हारे लेवल पे जब क्लास 10 में था, मैंने याद करी थी। तो जो रबी है, रबी का जो है तुमको रै ले लेना है, खरीफ का तुमको ख ले लेना है। ठीक है, अब ये ख से याद कर लो या रै से याद कर लो, कोई सा एक तुमको याद करना पड़ेगा। ख से याद कर रहे हो मान लो, तो ख से खराब हो जाएगा, और रै से तुम याद कर सकते हो तो रजाई याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसका फायदा तुमको ये रहेगा कि तुम जो ये याद करोगे ना, मतलब रजाई से, मतलब रजाई कब ओढ़ते हो तुम? सर्दियों में। तो ये फसलें हमारी सर्दियों की, खराब होती है गर्मियों में चीजें, तो खराब कब होंगी? खरीफ की फसलें होगी गर्मियों की। मैंने तो करा था ऐसे याद।
अब ये आसान है क्योंकि हम मेन मुद्दा यही होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई सर्दियों वाली कौन सी है, गर्मियों वाली कौन सी है। तो इसका पहला वर्ड हमको बताएगा कि खराब है, मतलब गर्मियों का सीजन वाली फसलें हैं ये। तो अभी इसके हिसाब से बता दोगे तुम, रबी की फसलों बता दो भाई, सर्दियों में कौन कौन सी उगाते हो तुम लोग। गेहूं उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, है ना, चना उगाते हैं, कितनी सारी तो फसलें हैं यार। हमें किताब की भी नहीं माननी, हम अपने आप से ही कर लेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में कितनी फसलें उगती है। अब खरीफ की फसलों के दो एग्जाम्पल बता दो तुम, उदाहरण बता दो। अब खरीफ के अंदर क्या होता है, इनके उल्टा, जैसे उस टाइम पे सर्दियों में गेहूं उगता है, गर्मियों में चावल उगता है, जवार उगाते हैं हम गर्मियों में, है ना, जवार वगैरह उगाई जाती है ना। अब जायद की फसलें देखो तुम जायद की फसलें वो फसलें होती हैं जो बीच में उगाई जाती है, मतलब जब खरीफ की फसलें कट चुके थे, जैसे गेहूं कट रहे होते हैं ना, खरबूजे वगैरह उगाते हैं वो, तुमने देखा होगा गांव में जो रहते हैं। तो वो जो फसलें होती हैं उनको हम जायद की फसलें कहते हैं। अब इसमें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ऐसी चीजें जो है जायद की फसलें में आती हैं। ठीक है, समझ गए। अब अगला पर्सन देखो, देखो तीनों के आंसर मैंने करवा दिए। तभी मैं कह रहा था जो कि जिनके मेरे को आएंगे वो मैं समझा भी दूंगा तुमको, तुम्हें फायदा भी हो जाएगा, ढूंढने नहीं पड़ेंगे कुछ एक के आंसर तुम्हें। बिहार में चंपारण आंदोलन किसान पर किस खेती को दबा करने का दबाव डाला गया, तो वो करवा रहे थे नील की खेती। किसकी खेती? नील की खेती करवा रहे थे जबरदस्ती, वो भी किसानों से। फिर गए गांधी जी और गांधी जी ने बोला ऐसे नहीं चलेगा। चलो अगला प्रश्न देखो, कौन सी फसलें उगाने से भूमि की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है। तो जो दालें हैं, फलियों वाली फसलें जो होती है ना, उनको उगाने से पर भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है, नाइट्रोजन होता है ना उनकी जड़ों में, तो उस वजह से। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ये तो शायद एल्यूमिनियम वाला है, आई थिंक, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, शायद होना चाहिए एल्यूमिनियम वाला। ये देख लेना, अपना क्रॉस चेक कर लेने के बाद। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? आधारभूत उद्योग को परिभाषित करिए। तो बहुत ही आसान सा ये तो। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत उद्योग, आधारभूत कच्चे माल के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट का, तांबे का, तो जहां तक है बॉक्साइट होना चाहिए, क्योंकि तांबा अलग ही चीज हो जाती है ना, तो प्रोबेबली तो बॉक्साइट होना चाहिए। सार्वजनिक उद्योग को परिभाषित करें। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? किस चट्टान के सतरों में खनिजों का निक्षेपण, संचयन, संकेंद्रण होता है? कौन सा खनिज अपक्षित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों में के अपघटन से बनता है? खनिज क्या है? सबको याद हो गया होगा ये तो। उत्तरी दक्षिणी गलियारे का उत्तरी छोर का नाम बताना हमको, क्या नाम है? परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटा देता है? कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है पाइपलाइन या फिर सड़क परिवहन? अब वो पूछना क्या चाह रहे हैं, किसका परिवहन करवा रहे हैं वो लोग, मुद्दा ये है ना। वैसे तो सड़क परिवहन ही है, लेकिन सिंपल अगर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड में, लेकिन अगर यहाँ पे लिख दे भाई वो लोग पेट्रोलियम है उनके लिए, तो वो है हमारा पाइपलाइन फिर। ठीक है। भूमि निम्नीकरण के लिए कोई एक कारण बताइए कि भूमि निम्नीकरण का क्यों हो रहा है वो चक्कर, क्या मामला है? परती भूमि से क्या मतलब है? जो खाली पड़ी हुई है भूमि, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों में मैदान भू क्षेत्र कितने प्रतिशत है? विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक कौन सी, एक परियोजना का नाम बताना है तुमको बेसिकली। भारत के किसी एक राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बता दो। भारत के कोई एक अंतस्थलीय जलमार्ग का नाम बता दो। अंतस्थलीय होता है अंदर, इंटरनली जो होते हैं। उच्च नमी रखता रखाव क्षमता वाली मृदा का क्या नाम है? वो जो हरियाणा में पाई जाती है वही मिट्टी है भाई। अब देख लो तुम कौन सी मिट्टी है। ठीक है। भारत के विशाल मैदान किस प्रकार की मृदा से बने हुए हैं? ये भी और ये भी दोनों सेम ही है, क्योंकि देखो मैंने पढ़ी थी इंग्लिश में। ठीक है। एलुवियल सोइल कहते हैं उसको, अब हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो देख लेना तुम जो सा भी कहते होंगे। ठीक है। तो हरियाणा में मैंने सीधा एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया ना, जो अपने एरिया में जो फसलें, जो मिट्टी है वही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं? लावा से बनी मिट्टी का नाम बताओ। लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? चाय व कॉफी, शायद से इससे काली मिट्टी बनती है ना लावा से, आई थिंक सो। चलो देख लेना तुम, मेरे हिसाब से जो मेरा अंदाजा कहता है वो बता दे रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है। चाय और कॉफी के लिए खालिस्तान मिट्टी सबसे अच्छी होती है, काली या लेटराइट? तो कौन सी है? लेटराइट वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर काली वाली होती तो यार साउथ में उग रही होती ना चाय वगैरह, लेकिन चाय पहाड़ों में उगती है और वहाँ पे ये वाली मिट्टी मिलती है, काली नहीं मिलती। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है। मानव और दूसरे जीवधारी किसका निर्माण करते हैं? पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव किनका पुनः सृजन करते हैं? भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है?
सबसे उच्च कोटि के कोयले का नाम बताना, सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है। हिमालयन यव एक औषधीय पौधा किस राज्य में पाया जाता है, शायद हिमाचल वगैरह में, उधर ही की तरह पहाड़ों में ही है, शायद हिमाचल में होना चाहिए प्रोबेबली। तो भारत के पूर्वी तट पर, ये देख लेना, अपना क्रॉस चेक कर लेना एक बार। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित दो प्रमुख पत्तनों के नाम बताने हैं, जो पूर्वी तट पर है। ध्यान रखना, पश्चिमी के भी पूछ लेते हैं, पश्चिमी देखो ये पूछ लिया, पश्चिमी तट के दो प्रमुख पत्तनों के नाम बताने हैं। तो ये बता दो, दोनों के याद कर लेना, और ये मदद करेंगे आपके मैप कराने में भी। अगर मैप करोगे, मैप करते टाइम ये अपने आप याद हो जाएंगे तुम्हें फ्री फोकट के। भीम भीम जल या भूमिगत जल किसको कहा जाता है? भौम जल होना चाहिए था, भीम जल क्या होता है यार, ये भौम जल होता है, भौम जल। ठीक है, तो ये भूमिगत जल जो है किसको कहते हैं, मैं इसको अब फिक्स कर दूंगा मैं इसके एरर को। वर्षा जल संग्रहण क्या है? जल संभर विकास क्या है? वनों के कोई 4 लाभ लिखिए, ये तो बता दो भाई, देश भर के लाभ हैं। तुमसे अगर 10 पूछ ले 10 भी बता दोगे तुम तो। आरक्षित वन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एल्यूमिनियम के कोई 2 उपयोग बताइए। देखो, जहाज बनता है एल्यूमिनियम से, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। 2 ही बताने हैं आपको इतने सारों में। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? वे सारे संसाधन जो निर्मित वस्तुओं से बने हैं क्या कहलाते हैं? भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में आपका। और ये ध्यान रखना है, मतलब अल्टीमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मतलब ये आज तक ऐसा पेपर नहीं हुआ, एक आध पेपर को छोड़ के, जो जिस पेपर में ये आया ना हो। मतलब इतना आता भाई, ये इसने गदर ही मचा रखा है। अब ये जनरली कैसे कैसे आता है वो बताता हूँ। ये एमसीक्यू में आ जाता है, ये 1 मार्क्स में आ जाता है, ये मैप वाले क्वेश्चन में आ जाता है। कुल मिला के भिलाई का नाम सुन लिया ना तुमने, बस वहीं जाके ठप्पा मार दो। छत्तीसगढ़ में मैप देख लेना, छत्तीसगढ़ में कहाँ सी है वो। मतलब मिडल से में ही लगाना होता है वैसे तो, मैं तुक्का तुक्का मारना होता है, राउंड राउंड। तो ये हमको बताना है भिलाई इस्पात कारखाना। ठीक है, ध्यान रखना, इसका अच्छे से ध्यान रखना। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था रियो डी जानेरियो, ब्राजील के अंदर हुआ था। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को हम क्या कहा जाता है? जंगलों को काट कर व जलाकर कृषि करना। खालिस्तान का एक उदाहरण, झूम कृषि या वाणिज्य कृषि। तो कौन सी है? झूम कृषि। झूम बराबर झूम, क्या करते हैं इसमें? फसल काट, मतलब ये क्या होती है, झाड़ियाँ वगैरह काट देते हैं, जला देते हैं, और उसके बाद में खेती करते हैं, और उसको फिर झूमने के लिए छोड़ के भाग जाते हैं। फिर जो है खेती वेती हो गई अपनी वहाँ से, तो फिर दूसरी जगह जाओ, साफ करो, फिर उगा ली खेती वहाँ पे, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी, ऐसे चलता रहता है। फिर 2-4 साल 10 साल के बाद वापिस आके जो पहले साफ करा था उसमें फिर से खेती। तो ये चलता है, वो झूम बराबर झूम खेलते रहते हैं, तो झूम खेती होती है ये। व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? जो बेचने के लिए करते हैं हम लोग, उसको व्यावसायिक कृषि कहते हैं, व्यवसाय करने के लिए। हरित क्रांति से क्या मतलब है? देखो, टाइम आया था एक टाइम पे जब अकाल पड़ गया था, तो भूखमरी आ गई थी देश के अंदर। उस टाइम पे किसानों को, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई ताकि वो खेती की पैदावार बढ़ा सके, अच्छे बीज लाए गए, उसी को हम कहते हैं हरित क्रांति। भारत में सबसे ज्यादा अखबार खालिस्तान भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं, हिंदी की अंग्रेजी। देखो, हम जो भाषा पढ़ते हैं उसी में होंगे, है ना। लेटराइट शब्द में, लेटर शब्द जो है उसका क्या मतलब है? दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार खालिस्तान व्यापार कहलाता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय? अंतर्राष्ट्रीय, ऑब्वियस सी बात है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक खालिस्तान क्षेत्र का उपक्रम है, निजी कंपनी है या प्राइवेट, सरकारी कंपनी है, पब्लिक सार्वजनिक वाली। संचार से तुम्हारा क्या मतलब है? अभिप्राय बता दो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये एडिशनल क्वेश्चंस है, इनके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, बट अब की बार नहीं। अब की बार आपको ये भी पढ़ने हैं। ये 2 तरीके से आपकी मदद करेंगे। एक तो आपके मैप इससे प्रिपेयर हो जाएंगे, जो मैप याद करने होते हैं ना, तो मैप भी याद होंगे जब तुम इन क्वेश्चंस को करोगे, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है ये सारे मैप वाले ही क्वेश्चन है। अब आप बोलो भाई मैप करा दिए तुमने, तो फिर यहाँ क्यों दे रहे हो हमको? एक्चुअली अब की बार आ रहे हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू में क्या चाहिए होते हैं? 1 वर्ड के आंसर से, और 1 वर्ड में वो एक आध क्वेश्चन ऐसा चिपका सकते हैं आपके पेपर में। सो इनको एक बार पढ़ लेना। मैप तो तुमको वैसे भी करने हैं, ये याद कर लोगे मैप हो जाएगा, मैप याद कर लोगे ये हो जाएगा, दोनों बात एक जैसी है तुम्हारे लिए। तो पढ़ लेना इनको एटलीस्ट एक बार। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है महानदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? वो आप ढूंढ लो। नरोरा बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? देखो, ये घुमा देते हैं बहुत बार।
ये सारे के सारे आप बोलोगे भाई पेपर में तुम उठा के कहाँ से ले आए, कभी राज्य कभी नदी बना रहे हो तुम। देखो ये सारे क्वेश्चन आए हैं पेपरों में ही, अब पेपरों में आए हैं और हमें नहीं पता ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखो आपको एक सेक्शन दिया जाता है जिसमें अंधे लोगों के लिए जो है अलग से सेक्शन बना होता है, ये सारे के सारे वही क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना इनका, रिपीट करने के मामले में रिपीट हो सकते हैं अब की बार ये। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, मेटूर बांध किस राज्य में है, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है। मैंने कोशिश करी है सारे बांध एक साइड हो जाए, सारे जो है लौह इस्पात संयंत्र एक साइड हो जाए, सारे जो है पतन एक साइड हो जाए, वो अलग अलग से कर रखे हैं मैंने ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो फिर, ठीक है ना। अब लौह इस्पात वाले देखो, विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। एक चीज ध्यान रखना, विशाखापट्टनम जो जगह है ना, जगह याद कर लेनी है आपको विशाखापट्टनम की। कुछ जो है ना इनका फायदा क्या होता है, विशाखापट्टनम के नाम से कुछ और भी चिपका देंगे आपको, तो आपको पता है भाई विशाखापट्टनम के अंदर ही है। अब इतने बड़े मैप में एक बिंदी सी लगानी होती है, वो वहीं लगेगी जाके, अंदाजन अंदाजन होता है सारा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में स्थित है, भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये थोड़ा रिपीट होता है इसका भी ध्यान रखना। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तिरुवनंतपुरम हवाई पतन किस राज्य में स्थित है, राजा सांसी हवाई पतन किस राज्य में स्थित है, छत्रपति शिवाजी वायु पतन किस राज्य में स्थित है, मुंबई के अंदर है शायद ये, तो देख लेना कौन से राज्य में पड़ती है। अब तो पता लग ही गया तुमको। वैसे मैप खोलोगे ना, मैप से तुम्हें इजी समझ आएगा, सारी चीजें लोकेशन भी याद हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस भी। मारमाव समुद्री पतन किस राज्य में स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, विशाखापट्टनम, देखो ये वापस आ गए ना, ये बंदरगाह आ गई अब की बार, लेकिन किस राज्य में स्थित है, वही होगा जहाँ पे वो पहले वाला था ना, विशाखापट्टनम तो विशाखापट्टनम ही रहेगा ना। मरुस्थली मिट्टी किन राज्यों में मिलती है वो बतानी हमको, कहाँ पे मिलती है, राजस्थान में। जलोढ़ मिट्टी भारत के किन राज्यों में मिलती है, जलोढ़ कहते हैं शायद एलुवियल सोइल को, शायद से। किन किस राज्यों में वन और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो पहाड़ी राज्य है उनके नाम बता देने। काली मिट्टी वाले राज्य के नाम बताने आपको, इस वाले का तो आपका हरियाणा पंजाब ही रहेगा इस वाले का, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात उधर के एरिया में पाई जाती है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अब ये कोयले के आगे कुछ क्वेश्चन, नवेली कोयला खान किस राज्य में स्थित है, तालचेर कोयला खान कहाँ स्थित है, रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है। अब कुछ बाग वाले आ गए, कुछ रिजर्व वगैरह। पेरियार बाग रिजर्व कहाँ स्थित है, केगा किस राज्य में स्थित है, डिगबोई किस राज्य में स्थित है, कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ये फेमस है, तो किस कहाँ पर है। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, कोरबा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, उकाई ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में कोलार सोने की खान स्थित है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब इनकी मर्जी है भाई तुमको, देखो जिनको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना वो कर लेना इन क्वेश्चन को, 42 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये वाले। और जिनको मतलब भाई ठीक है पास ही तो होना है, छोड़ो परे, तो इनके चांसेस वैसे थोड़े से कम है, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिए हैं कि भाई वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू बना के दे तो दे भी सकते हैं, ना भी दे, भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये जितने 2 नंबर और बाकी के जो क्वेश्चन अब कराऊंगा, ये जरूर याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, ये पेपरों में आएंगे। चलो अब देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, 2 उदाहरण भी देने हैं। अब ये ध्यान रखना, जब भी आप इनके उत्तर लिखोगे ना, तो एक साइड में आपको लिखना है जैव ऐसे करके, और एक साइड में लिखना है अजैव, और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और ऐसे करके पॉइंट बनाने हैं। एक पॉइंट में डेफिनेशन लिख दोगे इसकी, इधर भी एक पॉइंट बना और डेफिनेशन लिख दो, फिर दूसरे में दो एग्जाम्पल इसके, 2 उदाहरण इसके दे देने हैं। तो ऐसे करके और फिर इसको पेटी में बंद कर दो, बहुत खूबसूरत लगता है और 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। ऐसे लिखा करो, जब भी कभी ऐसा पूछा जाए ना, तो ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, अंतर वगैरह बताना हो वो चीजें, तो ऐसे लिखा जाता है, बहुत खूबसूरत अलग से दिख जाता है। अब आप बोलोगे भाई पतला सा तो पन्ना होता है, उसमें क्या ही लिख देंगे हम। देखो पेपर आएगा आपका ऐसे वाला, लंबा लेटा हुआ पेपर आता है, तो उसमें बहुत जगह होती है भाई भरने के लिए, टेंशन मत लो तुम। ऐसे वाला नहीं आता जो आपकी कॉपियों में होता है ना, ऐसा नहीं आता ये ऐसे वाला आता है पेपरों में, ठीक है। तो बहुत जगह होती है आपके पास में। उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधनों के नाम लिखिए। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, ये जो है ना बहुउद्देशीय परियोजना, एग्जाम्स में बहुत पूछी जा रही है, इसका ध्यान रखना तुम, ठीक है। रेल परिवहन के 2 गुण बताइए। आज भारतीय रेल के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन में पाइपलाइनों के फायदे बताइए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि किसे कहते हैं? इसको कृत्रिम दहन कृषि भी पूछ रहे हैं, मतलब कोई सा भी नाम दे सकते हैं, झूम भी कह सकते हैं, ज्यादातर झूम बोलते हैं। तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को कहते हैं ये। और इसको जो है शायद पटसन भी शायद इसी को कहते हैं ना, जूट को ही, जूट ही है वैसे तो, इंग्लिश में तो जूट ही होता है। आप देख लेना हिंदी में क्या कहते हैं। इसका क्या फायदा है वो भी बताना है। इससे जो है थैले वगैरह, रस्सियां वगैरह बनाई जाती है। रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये वही है जो जिस तरीके से मैंने बताया था, कैसे खराब हो जाएगी, तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप और अंतर बता सकते हो। उदाहरण भी देने साथ में, इन्होंने बोला नहीं है कि उदाहरण दो, लेकिन आपको उदाहरण देने हैं, ठीक है ना। हरित क्रांति से क्या मतलब है? कृषि पर आधारित उद्योगों से आप क्या समझते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं मतलब जो खेती होगी तो वो उद्योग चलेंगे, नहीं होगी तो नहीं चलेंगे। जैसे कि शराब का उद्योग हो गया, चीनी का उद्योग हो गया, गुड़ का हो गया। तो ऐसे जो उद्योग होते हैं ना वो कृषि पर आधारित होते हैं। या फिर जो है कपड़े बनाने का उद्योग हो गया, अगर कपास ही नहीं होगा तो कपड़े कहाँ से बना लेंगे वो, वैसे वाले। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? उदाहरण देकर भी बताने हैं हमको। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों के नाम बताइए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आधारभूत, अरे फिर आ गया भाई, तू ये देखो, ये सेम टू सेम आ गया। मैं देखो, मैं कोशिश करता हूँ मैक्स टू मैक्स आपको मिनिमम क्वेश्चन दूं, काट सकूं क्वेश्चन को, फिर भी रिपीट हो ही जाता है यार, कुछ न कुछ आ ही जाता है वापिस से। चलो कोई ना, काट दिया इसको, इसको नहीं करना, 19वां क्वेश्चन नहीं है। हल्के उद्योग किन्हें कहते हैं? बायोगैस से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब गोबर गैस जिसको कहते हैं, गोबर गैस भी लिख सकते हैं लोग, तो एक ही चीज होती है वो। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये हमको बताना है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस का अंतर। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सतत पोषणीय आर्थिक विकास से क्या मतलब है? खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है? खनिज क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये हमको बताना है, ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट है ना उनको अच्छे से करना है तुमको, बिल्कुल से, ठीक है। चट्टाने कितने प्रकार की है, उनके नाम लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजा मार्ग के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। चावल की खेती के लिए उपयुक्त कोई 2 भौगोलिक परिस्थितियां लिखिए। अब ये चावल वाला बहुत आता है एग्जाम्स में, जब बड़े क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तब तुम्हें समझ आएगा ये खेती वाला मैं चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा था तुमको। जैव विविधता से तुम क्या समझते हो? भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है? इसका सिंपल रीजन है क्योंकि जूट वहीं पे उगता है, पश्चिम बंगाल में ही, और वहीं पे अब उठा के कौन लाएगा बार बार, तो वहीं पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वहां पे सारी मिलें वहीं पे लगी हुई हैं पश्चिम बंगाल में, इसी वजह से। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के पार उत्पादक, अरे पार नहीं है भाई, ये 4 है यार, ये क्या पोपट काट देती है हिंदी कभी कभी तो। 4 है ये, 4 उत्पादक केंद्रों के नाम बताइए। जनसंचार क्या है? भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम बताइए। सतत आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? अब देखते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर में ये रहेगा हमारा, ठीक है। ऐसे 3 नंबर का बन जाता है बहुत बार ये। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? संक्षेप में लिखे। अब ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होने वाला है, मतलब 3 मार्क्स के जितने क्वेश्चन है सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से याद भी करना है। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। सबसे बड़ा कारण क्योंकि वहां पे कपास की खेती होती है, काली मिट्टी है वहां पे, और काली मिट्टी में कपास उगता है, कपास के से ही बनते हैं सूती कपड़े। सूती कपड़े बनाने के लिए, जैसे जूट के लिए मील कहाँ लगा रखी है? पश्चिम बंगाल में। वही वैसा ही हाल है, कपास को दूर कौन उठा के लेके जाएगा, तो वहीं पे मील लगा दी गई है। तो ये सीन है, ठीक है। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें खनिज स्रोतों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे और क्या होगा, हमारी बैंड बजेगी फिर। रोपण कृषि किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे कि चावल की खेती करते हैं उसको रोपण कृषि, मतलब पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह लगाना, उसको हम रोपण कृषि कहते हैं, हाथों से लगाते हैं ना, तो वो वाली। भारत के वायु परिवहन पर नोट लिखिए, बता दो उसके बारे में कुछ। सीमांत सड़कों का क्या महत्व है? बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? कोई 3 लाभ भी हमको बताने हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था इतना सा, अब यहाँ आगे भी पूछ लिया इन्होंने, 3 लाभ भी पूछ लिए 3 नंबर में। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के क्या नुकसान हैं? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। मतलब कैसे वो पानी बारिश गिरती है फिर वो टैंक में जमीन में अंडरग्राउंड स्टोर कर लेते हैं, वो सारी चीजें वो बतानी है आपको। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, संक्षेप में लिखिए। क्योंकि भाई देखो रेल तो अपने फिक्स रास्ते से जाएगी, सड़क वाले को तो तुम गांव में गली में कहीं घुसेड़ लो अपने व्हीकल को, तो वो फायदा है उसका, तुम्हें घर तक होम डिलीवरी मिलती है, रेल परिवहन में वो नहीं मिलती तुमको। सबसे बढ़िया फायदा तो यही है। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था, उस 2 नंबर वाले में तो आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे, 3 नंबर में आया 3 पॉइंट लिखने होंगे। ज्यादा चुल मच रही है, 4 पॉइंट लिख दो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। विनिर्माण क्या है उसको परिभाषित कीजिए। अभी देखो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है। प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। संसाधन क्या है, मृदा संसाधन की व्याख्या कीजिए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ, ध्यान रखना इसका। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। देखो ये आ गया ना वापिस से नदी परियोजना। हम 3 मार्क्स में क्या कर रहे थे, सिर्फ हानि पूछ रहे थे या नुकसान हानि एक ही होती है ना, तो सिर्फ हानि पूछी गई थी 3 नंबर में, और ये दोनों पूछ लिया हमसे 5 नंबर में, तो ये चलता रहता है। तो कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। ये कर लोगे मतलब वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। परिवहन और संचार के, देखो जब भी आप करो ना, प्रैक्टिस करो, पहले 5 नंबर वाले करने हैं आपको शुरू, और उसके बाद में छोटे क्वेश्चंस करने हैं। अब आप बोलो भाई ऐसे वीडियो तो तुम 1 नंबर से चालू कर रखे तुमने, ये सारे के सारे अवेलेबल करा रखे हैं मैंने, लिखे हुए हैं, अवेलेबल है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे से बैठ के बुक गाइड में जहां मार्क करना है, इस वेबसाइट से मार्क कर सकते हो, गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी तुमको, तुम्हारी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं ऐसे वीडियो में बोल के भी बता देता भाई, लेकिन तुमको ढूंढने में दिक्कत ना हो इसीलिए लिख के प्रोवाइड करा रहा हूँ सारी चीजें। परिवहन और संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, किसी देश की, क्यों जरूरी है ये चीजें। अब ये देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चैप्टर मतलब ये जो कृषि वाला चैप्टर है इसमें से आते हैं सेम से क्वेश्चन, कई कई अलग अलग स्टाइलों में। देखो कैसे, गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत में इसके उत्पादन और वितरण का उल्लेख कीजिए, ठीक है। हमसे 3 चीजें पूछी गई हैं, भौगोलिक परिस्थितियां, उत्पादन, मतलब उत्पादन का मतलब है कहाँ उगता है वो चीजें बतानी है, उसके बाद वितरण कहाँ कहाँ वो जाता है, कहाँ बेचते हैं हम, वो चीजें बतानी है। अब एक चीज ध्यान रखना तुम, ये जो वितरण की बात हम कर रहे हैं ना, ये वितरण वितरण खाली अकेला कई बार 5 नंबर में पूछ लेते हैं, सिर्फ वितरण। आप बोलोगे भाई ये क्या मजाक चल रहा है, तुम इतना बड़ा क्वेश्चन दिखा रहे हो और बोल रहे हो ये इतना सा भी 5 नंबर में पूछ लेते हैं। हाँ ये होता है, इसीलिए बता रहा हूँ। अब उससे डरना नहीं है, तुम सोचो भाई पता नहीं क्या लिख के आऊं मैं वहां पे, 5 नंबर कैसे देंगे। तो वहां पे उस टाइम के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो जगहों के नाम आप बता रहे हो ना, वो नाम कीमती होते हैं, और नाम जितने सही रहेंगे तुम्हारे उस हिसाब से नंबर तुमको मिलेंगे उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि तुमने 5 पहरे या 2 पेज भरने थे तुमको, चलो ठीक है इतने भरोगे तो ही 5 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वितरण में जो जगहों के नाम भरोगे अगर वो सही है तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, और बढ़िया नंबर मिलेंगे। 5 के लिए आपको कम से कम 10 जगहों के नाम तो बताने पड़ेंगे, या थोड़े बहुत ज्यादा, तो ये चलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम, इसको कर लेना अच्छे से। अगर ये वाला क्वेश्चन तुम अच्छे से करोगे तो वो वाला तो अपने आप ही हो जाएगा, जैसे गेहूं के वितरण का वर्णन कीजिए, कहाँ का होता है वो चीजें, या भौगोलिक परिस्थितियां ही पूछ ले मान लो अब की बार आपसे, तो आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी कई बार रिपीट हुए हैं, और इनके छोटे पोर्शन बना के भी एग्जाम में रिपीट कर दिए जाते हैं बहुत बार, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका ये। तो इसमें से आपको देखो कौन कौन सी फसलों पर करना है वो चीजें याद, गेहूं की करनी है, कपास की, सारी चीजों में सेम ही क्वेश्चन है ये, गन्ने की और चावल की, अरे भारत पे लगा दिया टिक्का, चावल की, ठीक है। तो ये 4 फसलें हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है। अब यहाँ पे भी देखो, उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक और जलवायु दशाओं की व्याख्या कीजिए, मतलब सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियां पूछ ली हमसे। ये देखो तुम, भारत में चाय की खेती के वितरण का वर्णन कीजिए, सिर्फ वितरण पूछा हुआ है। ये मतलब एक ही बार आया तो इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ तुमको, मेन अपने ध्यान रखने हैं ये 4। तो कृषि को परिभाषित करें और चावल की खेती की व्याख्या करें, यानी कि चावल की खेती की व्याख्या करने का मतलब है चावल की खेती के लिए कैसी भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, कैसे हम वितरण करते हैं, वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संचार के कौन कौन से मुख्य साधन हैं, इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक भूमिका का संक्षेप में वर्णन करें। कृषि के वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, कोई 4 लाभ लिखे। देखो 4 लाभ बोले इन्होंने, बोला है बेशर्म होके कि 4 लिखने हैं,
तुम में से कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, देखो भाई मेरे को ये नहीं पता, स्कूल्स में टीचर्स बोलते हैं कि तुमको अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर चाहिए तो तुमको 2 पेज भरने हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों के मेरे पास कमेंट आती है और इसीलिए मैं बोलता भी हूँ फिर ये बात। भाई जब इन्होंने बोल दिया हमको 4 लाभ बताने हैं, तुम 5 या 6 या 8 क्यों बता रहे हो? तुमको जो अच्छे से याद है 4 लाभ, वो 4 लाभ बताओ ना तुम। तो वो रहता है, और तुम में से बहुत सारे ऐसा नहीं करते, 5 6 8 10 ऐसे लाभ लिखते ही जाएंगे। भाई 5 नंबर दे दे, एग्जामिनर दे दे बस कुछ भी करके। एक्चुअली होता क्या है, 4 लाभ है, 4 नंबर का ये रहेगा और 1 नंबर का ये रहेगा बस आपका। तो ऐसे रहते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा लिखना नहीं होता, वो टीचर्स पता नहीं क्यों ही लिखवा देते यार हमसे। पहले बचपन में हमसे भी लिखवाते थे, बट ये तो बोर्ड में चेक होंगे, आपके स्कूल टीचर्स को चेक नहीं करने ये, और वहां पे ऐसे नंबर दे देंगे वो आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल्स वाले नहीं देते, उनको पता होता है कि हाँ हमने बोला था 2 पन्ने भरने हैं, 2 पन्ने नहीं भरे तूने, तेरे को नंबर नहीं दूंगा मैंने बोला था पहले भी। तो ये रहता है स्कूलों में। तो फिर भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर संक्षिप्त नोट लिखे। जल दुर्लभता क्या है, इसके कारणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। वर्णन करें कि समुदायों ने भारत में वनों और वन्य जीव को कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। एमसीक्यूज की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला ही लिंक है, उसको चेक कर लेना, उससे आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ कमेंट में कि किस किस ने वीडियो लास्ट तक देखी है, और आपके स्कूल में टीचर्स क्या बोलते हैं आपको, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कितना लिखना चाहिए, आपके स्कूल में क्या बताया जाता है, कमेंट में बताना मेरे को, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जानने में यार, फिर और बेटर आपको समझाया जा सके और चीज़ें बताई जा सके मस्त मस्त, तो पता लग जाए ताकि मेरे को भी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।